होना चाहिए, या फिर वो क्या मानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए या हमारे भविष्य के लिए कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को शब्द ज्ञान से भरना नहीं होता। मतलब कि वो ये नहीं मानते कि बच्चे को किस चीज पर रटने पर जोर दिया जाए, ठीक है, कि शब्दों के आधार पर उन्हें सिर्फ ऐसे ज्ञान को उनके अंदर भर दिया जाए जो अक्षर या शब्दों के आधार पर, भाषा के आधार पर उनको सिखा दिया गया है। जबकि वो ये मानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, बच्चे के अंदर विषमताओं की समता या अनेक रूपता में एक रूपता को समझने के योग्य बनाना। मतलब कि बच्चे के अंदर क्या है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, अलग अलग विषय में बच्चों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर व्यक्ति का अपना अलग एक दायरा, एक सीखने का वे ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो उन सभी चीजों को देख कर, उनको समझ कर, उनके लिए एक अच्छे मार्गदर्शन की क्या करना, तैयारी करना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है। कि जो अनेकता आपको नजर आ रही है, अनेकता का मतलब है कि बच्चों में जो अलग अलग आपको रुचि नजर आ रही है, कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ये विषमताएं हैं, अलग अलग लोगों की रुचियां हैं। तो इस अनेकता को हमें एक रूप में क्या करना, उन्हें इस योग्य बनाना है ताकि वो अपनी रुचि के अनुसार जो है चीजों को सीख सकें। तो हम कहेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कि वो क्या करे, एक शिक्षक के रूप में क्या करेगी, जो शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, शिक्षक बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे ताकि वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सके, चीजों को सीख सके। तो मार्गदर्शन का जो काम है वो अध्यापक करता है, ठीक है। और इसके माध्यम से वो क्या करता है कि बच्चों के अंदर जितनी भी, बच्चों में छिपी हुई जितनी भी क्या है उनकी शक्तियां हैं, या फिर उनकी क्षमताएं आप कह सकते हैं, उनके गुण आप कह सकते हैं, तो उन शक्तियों को हम क्या करते हैं, विकसित करने का प्रयास करते हैं। ये शिक्षा का क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। शिक्षा जो है इसके आधार पर जो है तैयार होनी चाहिए, या शिक्षा का जो प्रारूप है वो हमें इस आधार पर क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बच्चों के अंदर छिपी हुई शक्तियों और उनके अंदर क्या है, जो भी सद्गुण है, उन सद्गुणों को हमें क्या करना है, विकसित करना है। ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और ये बात कौन कहते हैं, फ्रोबल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी पौधे के रूप में हमें क्या कर रहे हैं, बच्चों को विकसित कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे आपने देखा है कि पौधे हमेशा कैसे बढ़ते हैं, अपने सब गति से बढ़ते हैं, ठीक है, एक विधि से बढ़ते हैं, कि जैसा आप उन्हें पोषण देंगे उनका जो विकास है वो इसी प्रकार का होगा। तो बच्चे भी कैसे होते हैं, उसी के समान होते हैं, किसके, पौधों के समान होते हैं, ठीक है। जैसा आप उनको क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे, जैसे ये चीजें आप उन्हें सिखाएंगे, जैसे विकास के लिए आप उन्हें क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, उनका विकास उसी दिशा में होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपनी गति से सीखेंगे, ठीक है, आत्म अनुशासन सीखेंगे। हम ऐसा ही शिक्षा का जो है प्रारूप चाहते हैं, ठीक है। और फ्रोबल कहते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसी तरह के उद्देश्य को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए, ताकि जो हर एक बच्चा है वो पूर्ण अपने व्यक्तित्व को बनाने में, अपनी क्षमताओं को, अपनी जन्मजात शक्तियों को विकसित करने में क्या रहे, बिल्कुल जो है उसकी क्षमता जो है वो इतनी विकसित हो जाए कि वो अपने आधार पर चीजों को विकसित कर सके, अपने अनुसार चीजों को सीख सके, ताकि वो उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जो वो जीवन में प्राप्त करना चाहता है। दूसरा उद्देश्य जो शिक्षा का फ्रोबल मानते हैं, कि बच्चे की प्रकृति के अनुसार उसे शिक्षित करना, कि जिस चीज के, जिस स्वभाव के प्रति बच्चा विकसित हो रहा है। तो जैसे हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है, कुछ लोग खेल में ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोग शिक्षा में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, तो वो उनका क्या है, अपना स्वभाव है। तो बच्चे का शिक्षा के प्रति जो भी स्वभाव है और उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उनके साथ हमें क्या करना है, एक तालमेल बनाना है, ठीक है, कि दोनों के बीच में क्या करना है, आपको एक बेहतर बैलेंस स्थापित करना है, ठीक है। और इसमें आप कहेंगे कि जो शिक्षक है, ठीक है, वो क्या करता है, बच्चों की इस प्रकृति को समझकर उनके अनुसार क्या करेगा, एक उपयुक्त, एक ऐसा अनुकूल क्या करेगा, वातावरण तैयार करेगा जो बच्चों के अनुसार हो, अनुकूल वातावरण जो है उन्हें प्रदान करता है, ताकि वो उस वातावरण में है अपनी उस शक्तियों को विकसित कर सकें जिनके आधार पर वो जो है चीजों को सीखना चाहते हैं। तो उनके अनुकूल एक वातावरण क्या करते हैं, शिक्षक उन्हें प्रदान करते हैं। और इससे उस वातावरण में वो क्या करेंगे, बच्चों का निरीक्षण करेंगे, बच्चों के विकास का निरीक्षण, कि जो वातावरण उन्होंने बच्चों के सीखने के लिए तैयार किया है, ठीक है, उस वातावरण में क्या बच्चे उसी प्रकार की शिक्षा या उसी प्रकार प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं, जिसके लिए उन्होंने उस वातावरण को
जो है तैयार किया था। मतलब जो स्वाभाविक ज्ञान वो देना चाहते थे इस गतिविधि, इस वातावरण के माध्यम से, क्या बच्चा उसको ग्रहण कर पा रहा है। तो शिक्षक इसका क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, न कि, ठीक है, सिर्फ वो क्या करेगा, देखेगा दूर से, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, एक दर्शक के रूप में बच्चों को देख रहा है, उनकी गतिविधियों को नोटिस कर रहा है कि जो वातावरण है वो किस प्रकार से बच्चों को सीखने के लिए जो हमने तैयार किया है, क्या वैसे स्वाभाविक रूप से वो परिणाम हमें उस वातावरण से प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। तो दूसरा उद्देश्य शिक्षा का क्या होता है कि बच्चे या जो भी व्यक्ति है वो अपनी प्रकृति के अनुसार क्या करे, चीजों को सीखें। फिर हम बात करते हैं कि शिक्षा का जो सामाजिक पहलू होता है, कि शिक्षा हमें क्या कर रही है, समाज के लिए तैयार करती है। तो फ्रोबल ये कहते हैं कि फ्रोबल के अनुसार शिक्षा के सामाजिक पहलू पर भी हम क्या करते हैं, बल देते हैं। मतलब हमारी शिक्षा के लिए सामाजिक पहलू जो है वो भी बहुत आवश्यक है। उनका ये मानना है या उनका ये विश्वास है कि घर, शिक्षालय यानी कि हमारा स्कूल, धर्म या फिर राज्य इत्यादि सभी क्या है, समाज के ही एक हिस्सा है, समाज का ही पार्ट है। और बच्चे के विकास में इनका भी क्या होता है, विशेष योगदान होता है। तो इसमें रहते हुए बच्चा अनेक रूपता में एक रूपता का क्या करता है, आभास, मतलब कि हर चीज उसको अलग दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या नहीं पाता, कि समाज से अलग महसूस नहीं करता। तो बच्चे को इस तरह के वातावरण के लिए क्या करता है, शिक्षा क्या करती है, उसको तैयार करती है। और शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाता है, ऐसे स्तर पर आप कहेंगे कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, कि वह केवल बौद्धिक विकास पर ध्यान ना देकर, ठीक है, कि सिर्फ हमें मानसिक विकास को ही प्रोत्साहित नहीं करना, केवल बौद्धिक विकास ही नहीं, बल्कि हम बच्चे के हर एक विकास को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, तो जबकि बच्चे का जो शारीरिक विकास है, उसका जो नैतिक विकास है, और उसका क्या है, जो सामाजिक विकास है, वो क्या करेगा, समाज में, समाज के लिए रचनात्मक सदस्य बनने में, रचनात्मक सदस्य बनने में बच्चों की सहायता करेगा। कि आप समाज के एक ऐसे अंग के रूप में समाज में शामिल होंगे जो कुछ नया करने के लिए प्रेरित हैं, कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित है, समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हैं। तो बच्चों को समाज के लिए क्या करेगा, वो तैयार करेगा, बच्चों को तैयार करते हैं। ऐसी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए फ्रोबल के अनुसार। फिर चौथा जो उद्देश्य है, फ्रोबल ये कहते हैं कि शिक्षा का जो कार्य है वो क्या है, क्रिया, क्रिया के द्वारा शिक्षा। क्रिया मतलब करने के द्वारा, करना मतलब कि जब भी हम कोई गतिविधि करते हैं, उस गतिविधि को करने से जो भी हमें अनुभव प्राप्त होता है वो क्या है, एक गतिविधि है, एक कार्य है, क्रिया है। और उस क्रिया से हमें क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। तो शिक्षा का जो मुख्य साधन है, मतलब जो तरीका है, बच्चों को अपनी क्रियाशीलता से सीखने का अवसर मिले। खेल कूद बच्चे के विकास के लिए अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे की भाषा का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। इसलिए खेल को हम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। जहां पर बच्चा कैसा है, बंधन मुक्त है, उस पर किसी प्रकार का जो है बंधन नहीं है, मतलब उसे किसी चीज के लिए रोका या टोका नहीं जाएगा। स्वच्छंद है वो, मतलब स्वतंत्र है प्राकृतिक विकास के लिए, कि प्रकृति के रूप में, प्रकृति से सीखने के लिए वो तैयार है, खेल कूद के आधार पर सीखने के लिए तैयार है। तो शिक्षा क्या बनती है, एजुकेशन उसके लिए क्या बनता है, एक साधन बनता है। आप कह सकते हैं कि एजुकेशन क्या बनेगा, एक उसके लिए मेथड बन जाएगा, ठीक है, तरीका बन जाएगा। और ये तरीका उसके अंदर क्या लेकर आएगा, क्रियाशीलता लेकर आएगा। ठीक है, कि वो क्रियाओं के आधार पर क्या कर रहा है, सीख रहा है। और जब हम कोई भी काम करते हैं तो आपको पता है उसमें हमारी एक विशेष रुचि उत्पन्न हो जाती है, उस चीज के प्रति हम जिज्ञासु बन जाते हैं कि आपको और ज्यादा बातें उसमें सीखनी है। उसके अंदर आपकी विशेष जो ज्ञान है उसको ये क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, तो आपके लिए क्या कर रहे हैं कि खेल विधि, कि खेल को हमने शिक्षा में, खेल को शिक्षा में हमने क्या दे दिया, एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। ठीक है, और ये क्या करेगा, बच्चे के सर्वांगीण विकास की तरफ भी फोकस करेगा, उसके हर एक विकास की तरफ क्या करेगा, ध्यान देगा, सर्वांगीण विकास को लेकर चलेगा। और इससे क्या होगा कि खेल को जब हम शिक्षा का हिस्सा बनाते हैं तो ये बच्चे की भाषा के विकास में योगदान देगा, उसके शारीरिक विकास में योगदान देगा,
ठीक है, शारीरिक के साथ साथ जब आप अन्य लोगों से मिलते हैं, ये आपके सामाजिक विकास पर बल देता है। मानसिक विकास पर हर तरह से आप क्या करते हैं, अपने गेम में किस तरह से चीजों को करेंगे, कैसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, आपकी मानसिक विकास को फोकस करता है। ठीक है, और आपके लिए आप कहेंगे कि ये ऐसी बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है जहां पर आप हर तरह से विचार कर पाते हैं। एक स्वतंत्र विचारधारा जो है ये आपके अंदर क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो स्वतंत्र विचारधारा की, आप किसी चीज में बंधे नहीं हुए हैं, आपके सोचने की जो सीमा है उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे विचार कर सकते हैं, तो स्वतंत्र है। तो खेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्रियाओं के द्वारा जो है शिक्षा को प्रदान किया जा सकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए कि खेल के आधार पर जो है वो शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए। फिर बच्चों की कल्पना शक्ति को क्या करने वाली हो, विकसित करने वाली होगी। शिक्षा का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करे। कल्पना का मतलब होता है कि इमेजिनेशन करना। ठीक है, तो जैसे आप कोई कहानी सुनते हैं, उस कहानी के जितने भी पात्र, जितने भी आपको उसमें सदस्य देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं, उसमें आप जो है अपनी कल्पना के आधार पर उसके बारे में विचार करते हैं। ठीक है, कि कोई भी पार्ट जो है कहानी का वो कैसा दिखता होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जिनके बारे में हम अपने मस्तिष्क में विचार कर रहे हैं, इसको हम कल्पना कहते हैं। तो बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रेरित करने के लिए उनसे गीत, हाव भाव और रचनात्मक कार्यों को क्या करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, कि मतलब बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि वो क्या कर सके, इमेजिनेशन कर सके। तो जैसे आप किसी भी पेंटिंग में, किसी भी ड्राइंग में जब आप रंग भरते हैं, तो उस उन रंगों को भरने का पहला हमारा जो विचार होता है कि हम पहले ही अपने मन में कल्पना कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि ऐसा रंग अगर मैं भरूंगा तो ये इतनी सुंदर लगेगी। ठीक है, ये रंग इस चीज के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो ये किसके आधार पर है, कल्पना के आधार पर। जैसे आप किसी चीज को बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रचनात्मक कार्य। ठीक है, तो आप पहले ही मन में विचार कर लेते हैं कि किस पार्ट को कैसे जोड़ा जाए, तो ये बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी कि मेरी कल्पनाओं में है। तो इस कल्पना शक्ति को हम क्या करना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए आप किसका, आप गीतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कविताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि गीतों में, कविताओं में हम आज अब बच्चों को क्या सिखाते हैं, एक्शन सिखाते हैं कि जो लाइन आप बोल रहे हैं बच्चे वैसी ही क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। पोयम आप बच्चों को सिखाई जाती है। ठीक है, तो वो उनके मन में विचारों को उत्पन्न करता है, उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में प्रेरित करता है। तो जैसे आप डांस देखते हैं, डांस में अलग अलग तरह के मूव्स आप देखते हैं। ठीक है, जो भी हाव भाव चेहरे पर आपको किसी गाने को गाते वक्त नजर आते हैं, वो क्या है, आपकी कल्पनाओं के आधार पर, कि आप मन में ऐसी कल्पना कर रहे हैं, तो वो कल्पना के भाव जो है वो आपके चेहरे पर दिखते हैं। आप कह सकते हैं कि जो भी गतिविधियां नजर आती हैं, तो ऐसे रचनात्मक कार्यों को क्या करना, निर्धारण करना। मतलब कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, या किसी चीज को बनाने के माध्यम से। जैसे हमने मॉडलिंग के बारे में पढ़ा था कि मिट्टी का इस्तेमाल करके या अन्य प्रकार की जो ब्लॉक है उनका इस्तेमाल करके हम किसी प्रकार की आकृति को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आकृतियों को बनाना किसको दर्शाता है, हमारी कल्पनाओं को दर्शाता है, कि हम मन में ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी चीज को हम क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, तो वो कल्पना शक्ति को हमें क्या करना है, विकसित करना है। ठीक है, तो कल्पनाओं के आधार पर ही आपने देखा है कि आपको जितनी भी डेवलपमेंट अपने आसपास देखने को मिलती है, पहले वो कल्पनाओं का हिस्सा था, हमारी इमेजिनेशन का एक पार्ट था, और हमने उसे मेहनत से, कोशिश करके अपने जीवन में वास्तविकता में उसे ले आए। ठीक है, तो आपने पहले कभी नहीं ऐसी कल्पना की होगी, आपके पास ऐसा फोन होगा, ठीक है, आपके पास ऐसा एनवायरमेंट होगा। तो वो सारी चीजें क्या हैं, वो कल्पनाओं का एक हिस्सा थी और आज हमारे पास वास्तविकता में है। तो जितनी ज्यादा कल्पना शक्ति बच्चों की विकसित होती है, वो किसी चीज को बनाने के लिए उतने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक कार्यों में जो है उनको बढ़ावा मिलता है, और वो एक अच्छे लक्ष्य को जो उन्होंने निर्धारित किया है, कि चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, वो उस चीज में क्या करेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी कल्पनाओं को रचनात्मक आकृतियों में बदलने का प्रयास करेंगे। फिर बच्चे की शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में होनी चाहिए। कि शिक्षा का एक उद्देश्य कैसा है कि हमारा जो वातावरण कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की जो है बंदिश बच्चों में नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र वातावरण की जो है वो आवश्यकता है और वो होना चाहिए।
स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र निर्धारित नियमों को स्वीकार करना, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ भी करने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम फिर वही बात करते हैं कि हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, अपने उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं, ठीक है, कि हम बच्चों को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया है कि जो वातावरण किसी अध्यापक ने बच्चों के लिए तैयार किया है उस स्वतंत्र वातावरण में, ठीक है, वहां पर आपको उन गतिविधियों को करना है। और सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपको वही कार्य करना है। तो स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ का क्या है, एक अर्थ है, एक स्वयं, कि आप क्या कर रहे हैं, उन नियमों को स्वीकार कर रहे हैं, उन चीजों को अपना रहे हैं जो आपके लिए बनाई गई हैं, जो आपको सिखाने के लिए तैयार की गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक स्वतंत्र वातावरण मिलता है, और उस स्वतंत्र वातावरण में जो आपकी क्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उनसे आपको सीखने का जो है अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। स्वाभाविक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान आप कह सकते हैं, सामाजिक ज्ञान आप कह सकते हैं, ये सब चीजें हमें उससे सीखने को मिलती हैं, आपको गलतियों के माध्यम से सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपको एक स्वतंत्र वातावरण दे रही हैं, जहां पर आप इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि कोई आपको कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, आप इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो आप सीखना चाह रहे थे उसमें आपका जो स्टेप है वो क्या हो गया है, गलत हो गया। तो आप स्वाभाविक रूप से अपनी गलती को क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो आप स्वाभाविक रूप से क्या कर रहे हैं, उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि ये गलत है, मुझे इसे दोबारा से बनाना होगा। तो वहां पर किसी प्रकार का आपके ऊपर क्या नहीं है, बर्डन नहीं है, ठीक है। कोई आपको ये नहीं कह रहा है, आप अपनी गति से सीख रहे हैं, ठीक है, गति से सीखने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब उसको सीखने में आपको 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन हर बच्चा इस प्रकार से, जब भी कोई वातावरण आपके लिए, कोई एक्टिविटी का एनवायरनमेंट आपके लिए तैयार किया जाता है, तो बच्चे हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सबसे अच्छा बनाए, ठीक है। जितने भी उनके एज ग्रुप के लोग होंगे वो हमेशा ये कोशिश करेंगे, जितने भी जो आसपास बच्चे हैं वो उसमें सबसे क्या बनाएंगे, बेस्ट बनाएंगे, ठीक है, अपना 100% उसको बनाने में देते हैं। तो हमें बाहर से किसी प्रकार के प्रेशर को लगाने की या फिर उनको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो खुद से मोटिवेशन क्या होता है उनके अंदर, आत्म प्रेरित, आत्म खुद से क्या होते हैं, वो प्रेरित होते हैं, ठीक है, आत्म प्रेरित होते हैं। आंतरिक क्षमता के मतलब उनके अंदर जितनी भी क्षमता है, उस आंतरिक क्षमता का क्या करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे अपने टास्क को पूरा करने के लिए। तो हम कहेंगे कि बच्चों के लिए शिक्षा में हमेशा कैसा होना चाहिए, एक स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए जिसमें वो सरलता से जो है चीजों को सीख सके। फिर हम बात करेंगे किंडरगार्टन के मुख्य तत्वों के बारे में। किंडरगार्टन, शिशु व्यवहार का अर्थ जो है, इसमें सबसे पहले हमें समझाया गया है कि शिशु के व्यवहार का अर्थ आपको समझना चाहिए कि बच्चा जितनी भी गतिविधियां करता है, जितने भी आपको उसकी जो चीजें देखने को मिलती हैं या फिर जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज से हमें ये पता लगता है कि बच्चा जो है वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार को समझने का हमें प्रयास करना है। तो फ्रोबेल ने बचपन को बहुत महत्व दिया है, और उन्होंने ये महसूस किया है कि सन 1837 में ब्लैक नब्रन नामक स्थान पर 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उन्होंने पहला शिशु विहार जो है स्थापित किया, जो शिक्षा का केंद्र आप कह सकते हैं उन्होंने खोला। जर्मन में इसका नाम जो है किंडरगार्टन है, ठीक है। हमने जब पढ़ा था शुरू में चैप्टर, जब भी हमने आपको बताया था कि जो किंडरगार्टन है ये क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। और हम अपनी भाषा में या हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, इसको शिशु विहार कहते हैं, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है शिशुओं का एक बाग या बगीचा, उद्यान आप कह सकते हैं। फ्रोबेल ने स्कूल को बाग की तरह और अध्यापक को माली की तरह बताया है, और बच्चों को पौधे की संज्ञा दी है, ठीक है। तो एक माली जैसे अध्यापक के समान है, नन्हे पौधे जो है वो बच्चों के समान है, और उन्हें सुंदर और पूर्ण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, निरंतर उनको विकसित करने के लिए जो शिक्षक है वो क्या करता है, प्रयास करता है, ठीक है। तो जैसे माली क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को पोषण प्रदान कर रहा है, तो शिक्षक क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उनको वो वातावरण दे रहा है जो उनके लिए उपयुक्त है, ठीक है, उनको सही दिशा दिखाने में उनकी सहायता करता है, तो सही दिशा निर्देश उनको प्रदान करता है, ठीक है। तो उस प्रकार से वो क्या कर रहा है, उनके विकास को प्रेरित कर रहा है, ठीक है, कि उनका विकास उसी दिशा में हो जिस दिशा में होना चाहिए, ठीक है। तो एक सकारात्मक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव विकास की तरफ वो क्या करता है, उनको
प्रेरित करता है, ठीक है। और साथ साथ में वो क्या करता है, इसका आकलन भी करता है। शिक्षक क्या करेगा, मूल्यांकन भी करेगा कि जो वातावरण वो दे रहे हैं या जो वातावरण बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, कि बच्चे क्या उससे कितना सीख पा रहे हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है, ठीक है। या फिर हमने जो वातावरण दिया उससे जो सीखना था उसके बजाय बच्चे कुछ अलग चीजें तो नहीं सीख गए हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को भी, तो इसीलिए ये एनवायरनमेंट बनाना कोई ऐसा नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक अनुभवी शिक्षक होना चाहिए जिसको ये पता हो कि पर्टिकुलर ऐसी चीजों को हमें क्या करना है, उस एनवायरनमेंट पे ऐड करना है जो उसी चीज के बारे में उनको इंडिकेशन, गाइडेंस और सीखने के लिए तैयार करें जो हम सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जो उन्हें सुंदर एवं पूर्ण बनाने के लिए क्या करता है, जैसे वो उन्हें जल से सींचता है समय समय पर, ठीक है। कि जब सही समय होगा तो उन्हें पानी देता है, सही समय होगा तो उन्हें न्यूट्रिशन देगा, सही समय होगा तो वो उनके लिए क्या करता है, लगातार मेहनत कर रहा है। तो फ्रोबेल ने भी बच्चों को फूलों की उपमा दी है कि वो कैसे हैं, फूलों के समान है। उनका विश्वास था कि विकास और उन्नति के क्रम में बच्चे फूल दोनों ही एक ही समान होते हैं, कि बच्चे और फूल जो है वो दोनों क्या है, एक ही समान है जब हम इनके विकास की बात करते हैं। तो जिस प्रकार आप पौधे के विकास को देखते हैं, उसके भीतर एक बीज होता है, उसके अनुसार उसका विकास होता है, उसी प्रकार बच्चे के विकास में भी क्या होता है, उसके भीतर से ही होता है, मतलब उसकी आंतरिक शक्तियों से ही वो विकसित होगा। वह अपनी प्रवृत्तियों और भावनाओं को अंतरम से ही प्रफुटित करता है, मतलब उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, ठीक है, कि जो भी उसके अंदर क्या है क्षमताएं हैं या जो भी उसकी भावनाएं हैं, वो कैसी होती हैं, वो अंतर्निहित होती हैं, मतलब उसके मन के अंदर कैसी हैं, अंतर्निहित हैं, उसके मन के अंदर हैं ये सारी चीजें। और इन भावनाओं के आधार पर आप देखेंगे कि उसके मन में जिस चीज के प्रति रुचि होगी वो आपको स्वाभाविक रूप से क्या होगी, नजर आने लगेगी, ठीक है। उसके प्रति बच्चा जो है कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड आपको नजर आएगा, सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रश्न पूछेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछेगा क्योंकि वो उस चीज में रुचि ले रहा है, तो वो सब कुछ जानना चाहता है उसके बारे में। तो इसी को हम कहते हैं प्रफुटित होना, कि एकदम से उसके मन में जितने भी विचार होंगे किसी भी चीज को सीखने के प्रति, वो सारे क्या आने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं कि प्रफुटित होना, कि जिस के लिए उचित वातावरण की क्या होगी, आपको आवश्यकता होगी, ताकि उस वातावरण में रहकर बच्चा उन्हीं चीजों को सीखे जो उसके लिए आवश्यक है। नकारात्मक चीजों के प्रति या नेगेटिव चीजों के प्रति उसकी जो थिंकिंग है, या फिर ऐसी चीजें जो अनावश्यक हैं, उसके लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं है, वो उन चीजों को बिल्कुल भी ना सीखे। तो जब भी हम बात करते हैं उसके अंतर्निहित शक्तियों का, तो वो किसके समान है, एक फूल से उसकी तुलना की गई है। फिर है शिशु व्यवहार की विशेषताओं की बात करेंगे, कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे का जो व्यवहार होता है उसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चे के विकास के बारे में, ठीक है, कि बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है, किस एज ग्रुप में किस प्रकार का विकास में देखने को मिलता है, ये हमें यही बताता है कि बच्चे के अलग अलग एज ग्रुप में उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, किस प्रकार का व्यवहार वो करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे आत्म क्रियाशील होते हैं, मतलब खुद से क्रिया करने वाले। तो फ्रोबल का ये विश्वास है कि बच्चों को ऐसी किसी भी क्रिया में नहीं हमें रखना चाहिए जो कि अध्यापकों और माता पिता ने उसे क्या करी है, थोपी है, ठीक है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को वो सिखा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को कुछ भी सिखाने के माध्यम से आप ये चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, ये सीखे, क्यों, क्योंकि माता पिता चाहते हैं, या फिर माता पिता को लगता है कि बच्चे के लिए ये अच्छा है, या फिर अध्यापक ये चाहते हैं क्योंकि अध्यापकों को लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है। तो इस आधार पर कभी भी बच्चों को सिखाने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, उसकी अपनी रुचि जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। जिस क्षेत्र में वो शायद जाना चाहता था या बहुत बेहतर कर सकता था, वो क्षेत्र जो है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है, उसके अपने विचार जो है दबे रह जाएंगे। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें माता पिता और अध्यापकों के आधार पर सिखाना नहीं है, ठीक है। तो उनकी रुचियों को महत्व नहीं देना, हमें बच्चे की रुचियों को महत्व देना है। तो उन्होंने ये बात पर जोर दिया है, इस चीज पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब कि अपने विचारों को व्यक्त करने का उनके पास क्या होना चाहिए, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, कि बच्चे क्या कर सके, अपनी
बच्चों को अपनी भावनाओं को, अपनी रुचियों को, या फिर अपने जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों के प्रति क्या होना चाहिए, एक स्वतंत्र, उन निर्णयों के प्रति उनके पास क्या होना चाहिए, एक स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए। ठीक है, जहां पर आप जब बच्चे से पूछ रहे हैं कि वो क्या करना चाहता है और वो जो भी बता रहा है, आपको ये उसे नहीं बताना है कि जो उसने सोचा है, ठीक है, कि वो अच्छा नहीं है या विकास के लिए अच्छा नहीं है, उसे रोकना नहीं है। वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, आपको उसे क्या करने हैं, अवसर प्रदान करने हैं। ठीक है, तो बच्चों की अपनी भावनाएं होती हैं, चीजों को लेकर उसकी अपनी रुचियां होती हैं, और इन आधार पर हमें क्या करना है, बच्चे के विकास को उसकी आंतरिक शक्तियों के द्वारा, ठीक है, कि जिस भी क्षेत्र में वो क्या होना चाहता है, विकसित होना चाहता है, जिस क्षेत्र में वो अपनी उपलब्धियों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको विकसित करना है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि ये जो मार्ग है हम उसे बता रहे हैं वो ज्यादा सरल है या बहुत आसान है, हम उस पर उसको लेकर जाएंगे। वो जो चीजें करना चाहता है आप उसे वो करने दीजिए। तो फ्रोबल का कहना है कि शिक्षा जो है स्वतंत्र, एक बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट में होने वाली आत्मक्रिया है, और इसके लिए बच्चों को खुद निर्णय जो है लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि प्राणी मात्र ईश्वर का बिंब है। मतलब आप जो मनुष्य हैं वो केवल ईश्वर का क्या है, एक प्रतिरूप है, और जिसकी उत्पत्ति स्वतंत्रता के लिए, मतलब कि जैसे आप चाहते हैं अपने स्तर पर कि आप अपने सभी कार्यों को अपने आधार पर पूरा करें, अपनी इच्छाओं को अपने आधार पर पूरा करें, तो ऐसा ही वातावरण हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है, और ये तब होता है जब आप उसे अवसर देते हैं, ना कि उसकी रुचियों को दबाने का प्रयास करते हैं। तो आत्म क्रियाशीलता जो है उनको मिलनी चाहिए कि वो खुद से क्या करें, क्रियाओं के आधार पर सीख सके। दूसरी चीज होती है कि खेल, कि फ्रोबल के अनुसार इस अवस्था में, मान कि जब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की या बचपन की अवस्था की, तो उस एज में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उनके लिए खेल कूद महत्वपूर्ण होता है। और खेल कूद जो है पवित्रतम और पूजनीय जो है वो आध्यात्मिक होता है, पूरे रूप से क्या है, आध्यात्मिक होता है। अतः आप कह सकते हैं कि ये बच्चे को क्या देता है कि किसी भी गेम को, किसी भी गतिविधि को आप जब करते हैं उससे आपको आनंद प्राप्त होता है, आपको स्वतंत्रता महसूस होती है, संतुष्टि होती है, शारीरिक और हार्दिक जो है हृदय के रूप में आपको क्या मिलता है, एक विश्राम मिलता है, कि जो गतिविधि आप कर रहे हैं, जैसे कि आप खेल खेल रहे हैं, वो आपको मन से संतुष्टि देते हैं, आनंद देते हैं। तो संसार में शांति को स्थापित करना, जो संसार में जो कुछ भी अच्छा है वही उसके लिए क्या है, सबसे अच्छा स्रोत है। तो हम कहेंगे कि खेल जो है वो बच्चों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण के साथ साथ ये बच्चों को क्या होते हैं, बहुत ही प्रिय होते हैं। तो एक एज उनकी ऐसी होती है कि जहां पर वो केवल खेल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाल्यावस्था, जिसे टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि ये अवस्था ही ऐसी होती है जिसमें बच्चा जो है खिलौनों के माध्यम से खेलना चाहता है। और हमने कल भी पढ़ा था कि फ्रोबल कहते हैं कि बच्चे को जिस चीज में क्या आता है, आनंद आता है, ठीक है, बच्चे को जिस चीज में क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, आप उसी चीज को क्या बना लें, अपना शिक्षण, उसी चीज को हम अपनी क्या बना लें, शिक्षण विधि बना लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, ठीक है, उसकी इच्छाओं को भी हम क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, और इसके साथ साथ हमारे जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों काम जो है इससे हो सकते हैं, ना ही बच्चे की रुचियों को दबाया जा रहा है, ना ही उसके समय को व्यर्थ किया जा रहा है। तो दोनों ही चीजें क्या देंगी, उसे आनंद देंगी, स्वतंत्रता देंगी, और उसे कभी ये महसूस नहीं होगा कि वो केवल शिक्षा के लिए इस कार्य को कर रहा है, या फिर केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे फोर्स किया गया है इस काम को करने के लिए। अब वो स्वाभाविक रूप से कर रहा है क्योंकि उसे खेलना पसंद है। तीसरी जो हमारी विशेषता आती है कि गीत के हाव भाव से, ठीक है, तो मैंने अभी पहले ही बताया था, हाव भाव का मतलब होता है कि जो भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, किसी भी चीज के प्रति जो आपको आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, जो मूवमेंट आपको देखने को मिलती है बॉडी में, उसको हम उसके हाव भाव कहते हैं। तो जब आपने देखा है कि जब भी कोई सॉन्ग आप सुनते हैं, ठीक है, व्यक्ति के जो हाव भाव होते हैं उसके चेहरे पर,
वो क्या दर्शाते हैं, उसके रचनात्मक कार्यों को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति उस चीज को से क्या ले रहा है, आनंद ले रहा है, फील कर पा रहा है उस चीज को, ठीक है, उसकी रुचि जो है उसमें बहुत अधिक है। तो ये उसके संपूर्ण संबंध को जो है उससे दर्शाता है। उसने ये भी देखा है कि बच्चों को इन 3 पारस्परिक सहयोगी रूपों के द्वारा अभिव्यक्ता करना जो है बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि वो क्या करे, गानों को गाए, ठीक है, हाव भाव यानी कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उसके आधार पर जब वो कोई भी कार्य कर रहा है या किसी भी रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी के काम में क्या कर रहा है, अपना सहयोग ले रहा है या फिर उस कार्य को कर रहा है, वो तीनों ही काम उसे क्या लग रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को कुछ भी सिखाना है पहले गीत के द्वारा, मतलब गीत के द्वारा, जैसे आप पोयम सिखाना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है, तो पोयम को भी हम कैसे सुन सिखा सकते हैं बच्चों को, गा कर, कि आप उन्हें क्या कर रहे हैं, गाना सिखा रहे हैं। और उस गाने के माध्यम से जो भी एक्शन है वो एक्शन उसे सिखाए जा रहे हैं, तो वो दोनों प्रकार की चीजों को क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। फिर अभिव्यक्ति कि पहले गीत के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। और तब उसे हाव भाव के प्रदर्शन के द्वारा, ठीक है, कि पहले आप गाना सिखा रहे हैं फिर एक्शन करना सिखा रहे हैं उसी के जैसा, ठीक है। तो ये जो हाव भाव प्रदर्शन है ये क्या करता है, अभिनीति किया जाता है, ठीक है। और अंत में कागज या मिट्टी के रचनात्मक कार्यों को के द्वारा किसी चीज को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो जैसे आपने किसी चीज का मॉडल बनाया हो, आप बच्चों को शेप सिखाना चाहते हो, आप बच्चे को किसी प्रकार की आकृति के बारे में बताना चाहते हो, कोई आपने उसे कोई वस्तु दिखाई है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया है, और या फिर आप क्या कह रहे हैं कि किसी प्रकार की क्ले का इस्तेमाल करके, सोइल का इस्तेमाल करके या कलरफुल चौक का इस्तेमाल करके, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को कोई रचनात्मक कार्य करना सिखा रहे हैं, ठीक है, कि कुछ नया बनाने के लिए आप उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। तो ये तीनों ही काम में क्या है, बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तीनों ही कार्य उसको बहुत ज्यादा जो है पसंद होते हैं, और इसलिए वो क्या करेगा, इसमें बेहतरीन रुचि लेगा, इसके माध्यम से सीखने का क्या करेगा, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का जो है वो पूरा पूरा क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है। और इनसे उसकी जितनी भी आंतरिक शक्तियां हैं, ठीक है, कि किसी चीज के प्रति उसकी जो रुचि है वो रुचि उसे पता लगेगी कि मुझे इस कार्य को करने में बड़ा आनंद आता है, मुझे कुछ नया बनाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, या मुझे पोयम सुनाना या सुनना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर उन चीजों को पहचानने में सहायता करती हैं जो रुचि उसकी किसी इनमें से किसी भी एक चीज में हो सकती है। तो उस रुचि को पहचानने में हम क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। फिर है गीतों का चयन करना। तो गीतों का चयन करना क्या होता है कि फ्रोबल ने गीतों को की एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, कि एक पोयम, जैसे आपने पोयम की पुस्तकें देखी हैं, कविताओं की देखी हैं, तो गीतों की एक पुस्तक जिसमें माँ और शिशु के गीत हैं, ठीक है, कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, फ्रोबल के द्वारा, जिसमें कम से कम 50 गीत आपको देखने को मिलते हैं। तो गीतों के साथ खेला भी जा सकता है, ठीक है, कि आप गाना गा रहे हैं उसके साथ बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और गीतों के पीछे ये भावना है कि बच्चे अपने अंगों के बारे में, विभिन्न इंद्रियों के बारे में क्या करें, सीखें, उनको जो है उनका उपयोग करना या उनके बारे में ज्ञान की जो बातें हैं उसको सीखें। तो जितनी भी आपके जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना गीतों के माध्यम से, ठीक है, या फिर आपकी जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उन सेंस ऑर्गन के बारे में जानना। तो ऐसे चीजों के प्रति क्या लिखा, उन्होंने कुछ गीत लिखे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इस तरह की चीजें जो है सिखाने में ये क्या करेगा, हमारी सहायता करेगा, ठीक है। तो कविताओं के माध्यम से जैसे उनके अंदर नैतिक मूल्यों का निर्माण करना, गीतों के माध्यम से देश प्रेम की भावना उनके अंदर विकसित करनी, ठीक है, प्रकृति के प्रति प्रेम विकसित करना, ऐसे जितने भी कार्य हैं वो आप क्या कर सकते हैं, बिना किसी समस्या के जो है पूरे कर सकते हैं, कि बच्चों के अंदर प्रकृति के प्रति क्या हो, प्रेम उत्पन्न हो, ठीक है, वो भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े। तो जितने ज्यादा आप क्या करेंगे, इस प्रकार की चीजों को लेकर बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे, वो क्या होगा, उनके लिए उतना ही सरल बना देगा चीजों को सीखना। भावनात्मक रूप से बच्चे क्या करते हैं, उनसे जुड़ते हैं,
तो वो सारे दिन उस गीत को, आपने देखा कि बच्चा जब स्कूल में कोई पोयम सीख के आता है वो पूरे दिन आपको सुना रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी रुचि है उसमें, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा उसको सुनकर, उससे वैसे एक्शन करने आ गए, तो अपने आत्म प्रेरित है कि मुझे तो आता है, ठीक है, और मुझे आता है तो मैं सबको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो भावनाओं के रूप में भी क्या करते हैं बच्चे, इनसे जुड़ते हैं और सीखने के लिए खुद को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो गीतों के माध्यम से उन्हें सिखाने का प्रयास किया गया है। फिर हम बात करते हैं उपहार और कार्य। उपहार यानी कि खेल और क्रियाशीलता के महत्व को इसमें जोर दिया गया है कि खेलना और कोई कार्य करना दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रियाशीलता की सुविधा के लिए फ्रोबल ने जिन चीजों का आयोजन किया है उन्हें हम क्या कहते हैं, उपहार कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि फ्रोबल ने कुछ आकृतियों को बनाया था, ठीक है, जिसमें वो मानते हैं कि जैसे बॉल है या फिर क्यूब है, ठीक है, या फिर सिलेंड्रिकल शेप है, ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें वो किसका नाम देते हैं, उपहार का नाम देते हैं। और उपहार जिन क्रियाओं की सुविधा उन्हें देता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कि इनके माध्यम से आप क्या करेंगे, जो भी काम आप कर रहेंगे या जो भी जो क्रिया आप इसके माध्यम से करेंगे वो क्या करेगी, आपके कार्य को पूर्ण करेगी, ठीक है। तो इन उपहारों को सावधानी से श्रेणीबद्ध किया गया है, ठीक है, कि आराम से इन्हें क्या लगाया गया है, एक श्रेणी में लगाया गया है, ताकि आप इनका सही दिशा में इस्तेमाल कर सके और सही कार्य के लिए जो है इसको इस्तेमाल करें, ताकि आप जो भी चाहते हैं वो आपके उद्देश्य उससे आपको प्राप्त हो। फिर हम बात करेंगे खेल के बारे में। खेल का अर्थ क्या होता है। तो खेल आप सभी को पता है कि सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियां, मतलब कि जो चीज हमें करने में आनंद आए वो आपके लिए क्या है, खेल का एक हिस्सा है। तो जर्नल इनेट टेंडेंसी, ठीक है, आपकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां जिसको करने के लिए कोई कभी आपको फोर्स नहीं करता, वो खेल का रूप होते हैं। तो खेल की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा व्यापक होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नालंदा विशाल शब्द सागर के अनुसार खेल का जो सामान्य अर्थ होता है वो चित्त की उमंग या मन बहलाव या व्यायाम, इधर उधर के उछल कूद, दौड़ धूप, कोई साधारण क्रिया भी जो है वो खेल हो सकती है। मनोवैज्ञानिक ने खेल के अर्थ को निम्नलिखित बातों पर क्या किया है, व्यक्त किया है, ठीक है। तो खेल मतलब कुछ भी, जब आप किसी खेल की बात करते हैं, ठीक है, तो खेल जरूरी नहीं कि खेल वही है जो आप मैदानों में बच्चों को खेलते हुए दिखते हैं, वो ही खेल नहीं होता। तो खेल से क्या मिले, जब आपके मन को क्या मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, ठीक है, जिसे आप क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है, अपने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपके लिए खेल का एक पार्ट है, ठीक है, जिसको आप, ठीक है, तो खेल जैसे कोई क्रिया करना, कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, इस काम में क्या हो सकता है, कोई रचनात्मक कार्य, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाया, या फिर आपके पास जो वस्तुएं हैं उनसे कुछ बनाया, क्ले से कुछ बनाया, चौक से कुछ बनाया, ठीक है, या फिर आपने कोई चित्र बनाया, ये सब खेल का ही रूप है, क्योंकि इनको करने से आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। या फिर जैसे आप अपने मनोरंजन के लिए अपने फोन में भी गेम खेल रहे हैं, वो भी खेल का ही एक हिस्सा है, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार की व्यायाम करना, ठीक है, कि आप कोई व्यायाम कर रहे हैं, जैसे आप अगर योगा कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एथलीट कर रहे हैं उस तरह का कोई काम, या फिर आप रेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप केवल अपने एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, व्यायाम का भी हिस्सा हो जाते हैं और आपके खेल का भी, ठीक है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की गतिविधि में आप लगे हुए हैं, ठीक है, चाहे आप माचिस की बॉक्स को इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप माचिस के बॉक्स से एक लाइन बना रहे हैं, वो सब क्या है, खेल का ही रूप है, ठीक है। कोई तो फिर कोई भी साधारण गतिविधि जो आप कर रहे हैं अपने खाली समय में, वो खेल का ही एक रूप होती है। और मनोवैज्ञानिकों ने इसके आधार पर कुछ परिभाषाएं हमें दी हैं। तो पहली परिभाषा हमारे पास है मैकडूगल के अनुसार। तो मैकडूगल ये कहते हैं कि खेल स्वयं अपने लिए किए जाने वाली क्या है, क्रिया, मतलब खेल केवल हम अपने लिए खेलते हैं, दूसरों के लिए नहीं। या फिर खेल हमेशा कैसा होता है, निरुद्देश्य होता है, खेल खेलने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, और जिसका कोई लक्ष्य ना हो वो क्या कहलाता है, खेल कहलाता है।
दूसरी परिभाषा हमारे पास है हरलोक के द्वारा। ठीक है, कि हरलोक के कहते हैं कि अंतिम परिणाम का विचार किए बिना, मतलब जब आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य के बारे में आपने कभी नहीं सोचा कि इसको करने से क्या परिणाम प्राप्त होगा, क्या फायदा होगा, मुझे क्या नुकसान होगा, जब ऐसा कोई भी कार्य आप बिना किसी विचार के कर रहे हैं तो और उससे आपको क्या है आनंद प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खेल कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप खेलने जाते हैं आप कभी नहीं सोचते हैं कि ये मुझे सीखने को मिलेगा, ये मुझे प्राप्त होगा, या मैं इसलिए खेल रहा हूँ कि मुझे ये लाभ होगा, ऐसी कोई भी विचार आपके मन में नहीं आती हैं। तीसरी परिभाषा है हमारे पास प्रो एंड क्रो के अनुसार, जिसमें वो कहते हैं कि खेल की उस क्रिया के रूप में परिभाषा जो है खेल की दी जा सकती है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब उस कार्य को करने के लिए वो स्वतंत्र होता है जिसे वह करना चाहता है। ठीक है, कि जब आप अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, उस कार्य को करना चाहते हैं बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। ठीक है, वो आपके लिए क्या कहलाता है, खेल का एक रूप कहलाता है। ठीक है, और